नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं ओम प्रकाश हमारे YouTube चैनल एग्री पाथ मेकर्स पर आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, कल हमने पढ़ा था, जो पिछला वीडियो आया था उसमें बाग में जो कटाई छंटाई है उसकी क्रियाविधि किस प्रकार से होती है। उसके आगे नेक्स्ट आज का टॉपिक हमारा रहेगा बाग में एफलन की समस्या या अनफ्रूटफुलनेस इन ऑर्चार्ड। ठीक है, बाग में एफलन की समस्या कौन कौन से कारणों से आती है, उनका उपचार है या समाधान है, वो अपन किस प्रकार से कर सकते हैं। और दूसरा, सबसे पहले तो अपन यही देखेंगे कि भी एफलन होता क्या है ना, या फिर अनफ्रूटफुलनेस किसे कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद में इसके कारण जानेंगे, कारण के बाद में इनके उपचार देखेंगे। ठीक है, इनका समस्या का समाधान है वो देखेंगे। बाग में एफलन की समस्या है, समाधान अनफ्रूटफुलनेस इन ऑर्चार्ड। अब देखो, सबसे पहले अगर अपन बात करें एफलन क्या होता है। एफलन का मतलब होता है कि बाग में जो अपने फ्रूट आते हैं या फिर फूल आते हैं, फूल आने के बाद में उनसे फ्रूट सेटिंग कितनी होती है, फ्रूट कितने बनते हैं। ठीक है, और इनके बनने की जो क्रिया है वो बिल्कुल भी कम हो या नहीं हो, न के बराबर हो, यानी कि बाग में उत्पादन अपना बिल्कुल नहीं होना ही क्या कहलाता है, एफलन कहलाता है ना। बाग जब अपना जो लगा रहे हैं उसमें अगर आपके फलन नहीं हो रहा है तो वही आपका क्या कहलाएगा, एफलन कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करें कि एफलन के बाद में एक इससे ही रिलेटेड एक और आता है वर्ड जिसको अनुत्पादकता बोलते हैं ना, अनुत्पादकता। ठीक है, अब देखो अनुत्पादकता क्या होता है। जो एफलन होता है, एफलन आपने देखा है कि बाग में जो अपन लगा रहे हैं, पौधे लगाए हुए हैं, ठीक है, लगाने के बाद में उनमें फलन नहीं होना, एफलन कहलाता है। ठीक है, अनुत्पादकता क्या होता है, यानी कि ऐसी सिचुएशन ऑर्चार्ड की या बाग की जिसमें अपन उत्पादन से जो अपनी लागत है वो अपनी इनकम से अधिक हो जाती है। यानी कि अपन 100 रुपए लगा रहे हैं बाग में और अपना जो उत्पादन है वो अपने का 80 रुपए का प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति को अपन क्या कहेंगे, अनुत्पादकता कहेंगे। यानी कि 100 रुपए तो अपन खर्च कर रहे हैं, लागत तो अपने 100 रुपए और इनकम कितनी है, 80 रुपए। तो ऐसी सिचुएशन आपकी क्या हो जाएगी, अनुत्पादकता हो जाएगी, है ना। तो ये कुछ टर्म्स है, थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद में देखो अपने इसका देखेंगे एफलन के कारण क्या क्या है। एफलन के दो मुख्य कारण है, एक तो है बाह्य कारक, बाह्य कारक, और दूसरा है आंतरिक कारक, आंतरिक कारक। बाह्य कारकों की अगर बात करें तो इनको बोल देंगे अपने एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, और इनको बोल देंगे इंटरनल फैक्टर। ठीक है, अब देखो ऐसे कौन कौन से बाह्य कारक है, यानी कि जो वातावरण की स्थिति है, मौसम की स्थिति है, और जो पौधे के बाहर से ऐसे कौन कौन से ऐसे कारक है जिसके द्वारा बाग में एफलन आ सकती है। ठीक है, दूसरा आंतरिक कारक क्या होता है, यानी कि पौधे के अंदर फूल से संबंधित या फिर पौधे के किसी और पार्ट से संबंधित ऐसी कौन कौन सी स्थिति आ सकती है जिसमें बाग में एफलन की समस्या हो जाती है। ठीक है, तो इनको देखेंगे। सबसे पहले बाह्य कारकों की अगर अपन बात करें तो बाह्य कारकों में देखो सबसे पहले है मौसम की स्थिति, मौसम की स्थिति, है ना। अब देखो मौसम की स्थिति क्या होता है, जब बाग में फ्रूट आए हुए हैं, जो मतलब छोटी अवस्था में, या फूल आने वाले हैं, फूल आ चुके हैं, तो उस समय अगर मौसम में अचानक कोई परिवर्तन हो जाता है, यानी कि आंधी तूफान आ जाता है, ओला गिर जाता है, या फिर तेज बारिश आ जाती है, तो उस स्थिति में क्या होता है, बाग में जो अपने जो फ्लोर है वो फ्लोर झड़ जाएंगे और बाग में क्या होगा, एफलन की समस्या आ जाएगी। ठीक है, दूसरा अगर अपन बात करें तो दूसरा इसमें है पोषक तत्वों की स्थिति, पोषक तत्वों की स्थिति। अब देखो, अगर अपन संतुलित मात्रा में बाग में पोषक तत्व नहीं रखेंगे तो बाग में एफलन की समस्या
का कारण हो सकता है। क्योंकि देखो जो जितने भी पोषक तत्व है अगर उनको एक पर्याप्त मात्रा में नहीं देंगे, जैसे अपने मान लेते हैं कि भाई नाइट्रोजन की मात्रा है वो अपने अधिक दे दी, ठीक है, अधिक देंगे तो क्या होगा, उसकी वानस्पतिक वृद्धि है वो ज्यादा हो जाएगी, वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी और उसमें फ्रूट फ्लोरिंग है वो कम होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर बोरोन की मात्रा कम होगी, है ना, फास्फोरस है, ये बहुत सारे ऐसे मतलब पोषक तत्व है जो बोरोन है तो इसको पराग सहायक माना जाता है, यानी कि परागण के लिए सहायक है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर अपने सामान्य स्थिति यानी कि इनका जो प्रबंधन है पोषक तत्वों की स्थिति अगर संतुलन मात्रा में नहीं रखेंगे तो बाग में एफलन की समस्या आ जाती है, ठीक है। थर्ड है रोग व कीटों का प्रकोप, रोग व कीटों का प्रकोप। कई बार क्या होता है बाग में अचानक से रोग और कीट आ जाते हैं जिससे क्या होता है फलन की समस्या हो जाती है। जैसे अगर अपन बात करें आम का जो खुद का है, अगर उसका अटैक हो जाता है फ्लोरिंग स्टेज पर तो बहुत ज्यादा अपने को नुकसान पहुंचा देता है, ठीक है। दूसरा अगर अपन बात करें जैसे बेर में छाछा रोग है, पपीता का मोजेक रोग है, अगर इनका आक्रमण हो जाता है तो बाग में फलन की समस्या हो जाती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कारण का तो अनियमित सिंचाई, अगर बाग में अपन सिंचाई अनियमित करेंगे यानी कि देखो ये जो बाह्य कारक है ना वो सारे के सारे अपन क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ेंगे उसके साथ में एक बार और पढ़ेंगे, है ना। जैसे देखो जलवायु अपने को पढ़नी पड़ेगी, न्यूट्रिएंट पढ़ने पड़ेंगे, कीट और बीमारियां पढ़नी पड़ेगी, इरिगेशन वगैरह सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार अपन मोटा मोटी इनका डिस्कस कर रहे हैं। ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट बाह्य जो कारक है या एक्सटर्नल फैक्टर है इनमें से आपके पर्सन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके आने के चांस कम रहते हैं, क्योंकि ये जो सारे के सारे हैं वो अपन क्रॉप प्रोडक्शन में दोबारा पढ़ेंगे ना तो बहुत ज्यादा मैटर करेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मोटा मोटी अपन देखते हैं कि बाह्य कारक कौन कौन से होते हैं, इनका थोड़ा सा अपने को जानकारी होनी चाहिए, है ना, कि एफलन है उसमें बाह्य कारक क्या होते हैं, इंटरनल फैक्टर क्या होते हैं, ठीक है। ज्यादा पर्सन आपके आने के चांस आंतरिक कारक या इंटरनल फैक्टर से हैं, इनका भी अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अनियमित सिंचाई क्या होती है, देखो अपन बाग में रेगुलर है जैसे कोई प्लांट है उसमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, कुछ में कम की सिंचाई की आवश्यकता यानी कि सूखा सहन करने वाली होती है, तो उनको अकॉर्डिंग अपना उनको सिंचाई करते रहना चाहिए, किसी में 7 दिन किसी में 15 दिन के अंतराल पर, ठीक है। अगर अपने कुछ पौधे हैं जैसे आम है या फिर और माने तो जैसे अंजीर है ना, अगर नींबू वर्गीय सबसे इम्पोर्टेंट है ना, नींबू वर्गीय फल वृक्ष जितने भी है अगर उनमें फ्लोरिंग स्टेज पे अपने सिंचाई कर दी तो फूल झड़ जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आम में अगर फूल आते समय सिंचाई कर दी तो फूल झड़ जाएंगे, ठीक है। फूल झड़ जाएंगे तो क्या होगा, एफलन की समस्या है वो अधिक हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में अनुपयुक्त भूमि, ये आपने पहले वीडियो में पढ़ा था कि भाई जब भी अपने योजना उद्यान की बाग लगाने की योजना बना रहे हैं उसमें अपन सबसे पहले भूमि देखते हैं कि मृदा किस प्रकार की है, ठीक है। अगर मृदा आपने पहले डिसाइड नहीं की और अनुपयुक्त बिना योजना के बाग लगा दिया तो फिर बाग में एफलन की समस्या आ सकती है ना, जैसे मृदा में कठोर कोई परत हो या फिर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा नहीं हो या कंकड़ पत्थर ज्यादा हो, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपने पहले डिस्कस कर लिया था, ठीक है। इसके बाद में कटाई छंटाई, अब देखो कटाई छंटाई का आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था पूरा डिटेल से, फिर भी देखो कुछ फल वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें कटाई छंटाई की अधिक आवश्यकता पड़ती है, जैसे बेर है, अंगूर है। अगर इनमें प्रॉपर टाइम पर अपने कटाई छंटाई नहीं करेंगे तो एफलन की समस्या हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा और नेक्स्ट की बात करें तो बाग में जैसे परागकण वाले कीट है उनकी अगर कमी हो, जैसे है ना परागण सहायक कीटों की कमी, परागण सहायक कीटों की कमी, ठीक है। अगर पोलिनेशन करने वाले जो कीट है वो बाग में नहीं होंगे, जैसे आम में पोलिनेशन है वो घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। अगर सबसे बेस्ट पोलिनाइजर्स यानी कि कीट की बात करें तो सबसे बेस्ट मधुमक्खी है, हनी बी है ना। तो अगर ये परागण सहायक वाले कीट बाग में नहीं होंगे तो उनमें पोलिनेशन नहीं हो पाएगा, पोलिनेशन नहीं होगा तो बाग में एफलन की समस्या हो सकती है, ठीक है।
ये तो थे आपके इम्पोर्टेंट बाह्य कारक, ठीक है। एक बार मोटा मोटी इनको देख लेना कि कौन कौन से बाह्य कारक होते हैं। अब इंटरनल कारक की अगर अपन बात करें तो इंटरनल कारक भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे एक तो आपका हो गया आनुवंशिक कारक, दूसरा लैंगिक कारक, और तीसरा है दैहिक कारक। दैहिक कारक, ठीक है। इसको अपन कायिक विकार भी बोल सकते हैं, यानी फिजियोलॉजिकल विकार भी बोल सकते हैं। ये लैंगिक कारक जिसको सेक्सुअल फैक्टर बोल सकते हैं, और इसको जेनेटिकल फैक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार के आपके आंतरिक कारक है। इन तीनों का भी आगे और अपन देखेंगे तो अलग अलग प्रकार से किस प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं, इनके बारे में अभी अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे, है ना। सबसे पहले अगर अपन बात करें सेक्स एक्सप्रेशन के आधार पर जो फूल आते हैं उसके आधार पर पौधों को 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि एक ऐसा पौधा जिसपे केवल या तो मेल फ्लोर आता है या फिर फीमेल फ्लोर आता है, ठीक है ना। यानी कि ऐसा पौधा जिसपे केवल एक ही लिंग उपस्थित होता है, या तो उसमें मेल होगा या फिर फीमेल होगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति को क्या बोलेंगे, एक लिंगी, है ना। या तो उसमें मेल फ्लोर आ जाएगा या फिर आ जाएगा इसमें फीमेल फ्लोर, ठीक है। दूसरी स्थिति ऐसी आती है, ऐसा पौधा जिसमें मेल और फीमेल जो फूल है वो एक ही पौधे के ऊपर आता है, लेकिन इसकी लोकेशन है वो अलग अलग होती है ना, डिफरेंट लोकेशन पे आ रहा है। यानी कि एक फूल इधर फीमेल का है, दूसरा मेल का है, ठीक है ना, अलग अलग स्थान पे आ रहे हैं। तो ऐसे पुष्प को क्या बोलेंगे, द्विलिंगी। ऐसे पुष्प को क्या, ऐसे पौधों को क्या बोलेंगे, द्विलिंगी, ठीक है ना। ऐसा पौधा जिसमें केवल एक ही फूल आता है, या तो मेल फूल आएगा या फीमेल फूल आएगा, तो उसको बोलेंगे एकलिंगी। और ऐसा पौधा जिसमें एक ही पौधे के ऊपर डिफरेंट लोकेशन पर, यानी कि अलग अलग जगह पर एक मेल का आ जाएगा, दूसरा फीमेल का आ जाएगा, तो अलग अलग जगह पर अगर पुष्प आ रहे हैं तो उसको बोला जाएगा द्विलिंगी, ठीक है। और एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें एक ही फूल में मेल और फीमेल दोनों उपस्थित होते हैं, यानी कि एक ही पुष्प में मेल और फीमेल दोनों भाग उपस्थित होंगे, तो उनको बोला जाएगा उभयलिंगी। ये 3 प्रकार की स्थिति है वो पौधों में देखने को मिलती है, ठीक है। एक तो आपके ऐसा पौधा हो गया जिसमें केवल एक ही लिंग उपस्थित होता है, यानी कि केवल या तो मादा फूल उपस्थित होगा या फिर नर फूल उपस्थित होगा, ठीक है। तो उसको एक लिंगी बोलेंगे। इंग्लिश में अगर अपन बात करें तो इंग्लिश में अपन बोल देंगे एक लिंगी को डायोसियस, ठीक है। और दूसरी स्थिति ऐसी आती है जिसमें एक ही पौधे के ऊपर नर और मादा अलग अलग स्थान पर उपस्थित पुष्प होते हैं, उसको बोला जाता है द्विलिंगी। और इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में बोल देंगे मोनोसियस, ठीक है। और तीसरी स्थिति ऐसी होती है पौधों में जिसमें मेल और फीमेल पार्ट है वो एक ही पौधे, एक ही पुष्प के अंदर उपस्थित होते हैं, तो उसको उभयलिंगी या फिर हर्माफ्रोडाइट बोल दिया जाता है, ठीक है। अब देखो उभयलिंगी जो फूल होगा उसमें तो अपने किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, अपूर्ण फूलों से संबंधित, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों पार्ट उपस्थित है, तो इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अपूर्ण फूलों की समस्या किस में आएगी, या तो द्विलिंगी में आएगी या फिर एक लिंगी में आएगी, क्योंकि यहाँ पर इनको कंप्लीट सेक्स करने के लिए 2 पुष्पों की, 2 पादपों की आवश्यकता होगी, 2 पौधों की आवश्यकता होगी। और यहाँ पर भी थोड़ी समस्या आ सकती है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में जो मेल फ्लोर है फीमेल तक जाने में कुछ समस्या हो सकती है, लेकिन उभयलिंगी या हर्माफ्रोडाइट है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसमें अपने देखो ये जो एक लिंगी वाला या डायोसियस जो स्थिति है, ये स्थिति देखने को मिलती है खजूर और पपीता में, ठीक है। और ये जो मोनोसियस की स्थिति देखने को मिलती है वो आंवला इसका अच्छा उदाहरण है, आंवले में अच्छी तरह से। इसके अलावा भी बहुत सारे पौधे हैं, रेकनट है, इनमें भी ये स्थिति मिलती है, लेकिन आंवला इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। और उभयलिंगी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है कटहल।
है ना। अब देखो उभयलिंगी में तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो अपने दिक्कत किस में आ रही है, इनमें जो डायोसियस या मोनोसियस प्लांट है उनमें दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो अब देखो इनमें अपने को क्या समाधान कर सकते हैं अपने, अगर डायोसियस की स्थिति हो जाती है या फिर मोनोसियस की स्थिति हो जाती है, एक लिंग या द्विलिंगी जो पौधे हैं अगर उस प्रकार की स्थिति आती है, तो सबसे पहले अपन इसमें क्या करेंगे, अगर एक लिंगी स्थिति आ रही है, ये स्थिति किस में आती है, खजूर और पपीता में, ठीक है। तो अब इनमें अपन क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो अपने इसमें क्या करेंगे, देखो ये जो स्थिति है तो इसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग जो फूल है वो अलग अलग पौधों के ऊपर स्थित रहेंगे। तो इसमें अपन क्या करेंगे, बाग में मादा और नर का अनुपात है वो 90:10 रखेंगे, है ना। यानी कि 90 जो पौधे हैं वो मादा जो फूल आने वाले हैं उनके लगाएंगे, और 10 जो पौधे हैं वो नर पुष्प आने वाले हैं उनका लगाएंगे, ठीक है। तो देखो बहुत सारे जो बुक है इसको अपन 9:1 भी कह सकते हैं ना, 9:1। बहुत सारी जो किताबें हैं उनमें 10:1 मिलता है, यानी कि आपने को ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई पपीता में या खजूर में मादा व नर का अनुपात कितना रखा जाता है, तो बहुत सारी जो बुक्स है उनमें 10:1 लिखा जाता है। 10:1 है वो राउंड फिगर में तो ठीक है, लेकिन अगर एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी में आपके कितना आएगा, 9:1, ठीक है। तो एक तो अपन ये काम कर सकते हैं कि जो बाग लगा रहे हैं उसमें 10% नर के पौधे लगा देंगे, ठीक है। दूसरा इसमें देखो पॉलिनेशन है वो खजूर और पपीता में कीटों के द्वारा नहीं होता, पॉलिनेशन इनमें हवा के द्वारा होता है। तो पॉलिनाइजेशन या फिर जो कीट वगैरह पालना है वो तो कोई उचित नहीं है, ठीक है। तो हवा के द्वारा पॉलिनेशन होता है इसमें। तो अपन एक और इसमें कर सकते हैं, जो परागकण होते हैं, परागकणों का डस्टर द्वारा छिड़काव, डस्टर द्वारा छिड़काव। परागकण होते हैं उनको डस्टर के द्वारा अपन ऊपर जैसे यहाँ से अपने मेल फ्लावर लिया और फीमेल फ्लावर के ऊपर डस्टर से छिड़काव कर देंगे, ठीक है। दूसरा इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, पपीता की अगर बात करें तो पपीता में गाइनोडायोसिस वैरायटी लगा करके इस समस्या से बचा जा सकता है। गाइनोडायोसिस किसमें, ठीक है। गाइनोडायोसिस क्या होता है, यानी कि ऐसी स्थिति जिसमें ऐसा पुष्प जिसमें या तो नर बाग और मादा बाग दोनों उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। मादा और नर दोनों बाग उपस्थित होंगे, इसके अलावा नर बाग उपस्थित रहेगा, ठीक है। नर और मादा दोनों बाग रहेंगे तो उसमें वो स्थिति आपकी कौन सी हो जाएगी, गाइनोडायोसिस, ठीक है। या तो नर बाग नहीं, सॉरी यहाँ पे आएगा उभयलिंगी, उभयलिंगी और मादा बाग उपस्थित, या तो उभयलिंगी फूल होंगे या फिर मादा फूल होंगे, ठीक है ना। उभयलिंगी होंगे वो इन दोनों को फर्टिलाइज कर देगा, ठीक है। देखो जो अपन यहाँ पे नर पौधे लगा रहे हैं, यहाँ पे 10% लगा रहे हैं ना, क्योंकि 10% इतने कम इसलिए लगा रहे हैं कि जो नर पौधे होते हैं, पुष्प हो या जंतु किसी में हो, उनमें जो शुक्राणु बनाने की क्षमता है वो मादा की अपेक्षा बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसीलिए अपन यहाँ नर पौधे हैं वो कम लगाते हैं, ठीक है। तो अपन इसमें क्या कर सकते हैं, पपीता में गाइनोडायोसिस किसमें लगा करके इस समस्या से बच सकते हैं। गाइनोडायोसिस क्या होता है, यानी कि एक ही पुष्प में उभयलिंगी और मादा फूल दोनों उपस्थित होना, है ना। उभयलिंगी और मादा फूल है वो दोनों उपस्थित होना क्या कहलाता है, गाइनोडायोसिस कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा अपन इसमें कर सकते हैं हैंड पॉलिनेशन। हैंड पॉलिनेशन क्या होता है, हाथ के द्वारा परागण कराना। क्या होता है, जब जैसे ये खजूर का पौधा है, ठीक है, और यहाँ पर पुष्प वगैरह आ रखे हैं, तो इसमें अपन क्या करेंगे, जो नर जो पौधा होता है, पुष्प होता है, वहां से पॉलिनेशन या परागण लेंगे, या फिर उस फूल को ही तोड़ लेंगे, पूरे फूल को तोड़ करके ये जो मादा पुष्प है इसके ऊपर उल्टा लटका देंगे, ठीक है। ये हैंड पॉलिनेशन या कृत्रिम परागण इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो अपन इसमें पढ़ रहे थे लैंगिक कारक, यानी कि जो अपने एप्लन की समस्या है, एप्लन की समस्या में अपने जो इंटरनल फैक्टर है, इंटरनल फैक्टर में अपने लैंगिक कारक पढ़ रहे थे। लैंगिक कारक में सबसे पहला आपका हो गया एप्लन फूलों का बनना,
अपूर्ण फूलों में अपने दो प्रकार की स्थिति देखी, एक तो मोनोसिस और दूसरी डायोसिस। इनके एग्जाम्पल वगैरह ज्यादातर पूछे जाते हैं कि मोनोसिस का एग्जाम्पल कौन सा है और डायोसिस का एग्जाम्पल है कौन सा है, ये अच्छी तरह से याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद में जो इसमें सेकेंड स्थिति आती है अपूर्ण फूलों के बाद में दूसरी आती है विषम वर्तिका तव, है ना। जो वर्तिका होती है उसकी स्थिति अलग अलग होती है ना। तो देखो सेकंड इसमें आ जाएगा आपके विषम वर्तिका तव। विषम वर्तिका तव या फिर इसको बोलते हैं हेट्रोस्टिलिटी। हेट्रोस्टिलिटी विषम वर्तिका तव क्या होता है, देखो जो वर्तिका होती है उसकी स्थिति अलग अलग हो सकती है, या तो वर्तिका ज्यादा लंबी हो जाएगी या वर्तिका बिल्कुल छोटी रह जाएगी, ठीक है। अगर वर्तिका और जो परागकण है उनके जो परागकण है वो अगर समान रहेंगे, जैसे समान हाइट पर रहते हैं, तो उसको बोला जाता है होमोस्टिलिटी। अगर इनकी स्थिति अलग अलग हो जाती है, देखो स्थिति के आधार पर इसको अपने 4 भागों में बांट सकते हैं। एक नंबर इसमें आता है लंबी वर्तिका तव, है ना। लंबी वर्तिकाग्र, यानी कि ऐसी स्थिति जिसमें वर्तिका बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, ठीक है। दूसरी स्थिति आती है मध्यम वर्तिकाग्र, मध्यम वर्तिकाग्र। और तीसरी स्थिति इसमें आती है छोटी वर्तिकाग्र, छोटी वर्तिकाग्र। और चौथी स्थिति इसमें आती है सूडो या आभासी वर्तिकाग्र, ठीक है, आभासी वर्तिकाग्र, है ना। इसको लॉन्ग स्टाइल बोल सकते हो, लॉन्ग स्टाइल, इसको मिड स्टाइल, और ये आ गई शॉर्ट स्टाइल, शॉर्ट स्टाइल, और ये आ गई सूडो स्टाइल, ठीक है। ये 4 पोजीशन वर्तिका तो या हेट्रोस्टिलिटी के आधार पर है पुष्पों में देखने को मिलती है। ये चारों प्रकार की जो वर्तिका है, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका ब्रिंजल है, यानी कि बैंगन है ना। बैंगन में ये चारों प्रकार की स्थिति है वो अच्छी तरह से देखी जा सकती है। देखो इनकी अगर थोड़ा सा लॉन्ग स्टाइल का मतलब क्या होता है, जो वर्तिका है ये पुंकेसर से जो परागकण है उनसे ज्यादा लंबी हो जाती है, ठीक है। दूसरी स्थिति की बात करें मध्यम वर्तिका, तो मध्यम वर्तिका में क्या होता है, इसमें जो पुंकेसर है और वर्तिका है वो दोनों लगभग समान हाइट पर रहती है, ठीक है। तीसरी स्थिति इसमें आती है छोटी वर्तिका, है ना। इसमें क्या होता है, वर्तिका है वो बिल्कुल छोटी रह जाती है और परागकण है वो ज्यादा बड़े हो जाते हैं, ठीक है। परागकण है वो ज्यादा लंबे हो जाएंगे। चौथी जो स्थिति आती है सूडो स्टाइल या आभासी वर्तिका। आभासी वर्तिका क्या होती है, इसमें वर्तिका नए के बराबर ही होती है, ठीक है, बिल्कुल छोटी वर्तिका होती है, या फिर नहीं होती है, नाम मात्र की वर्तिका होती है ना। और इस प्रकार के इसमें पुंकेसर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये स्थिति रहेगी, तो ये 4 प्रकार की आपकी स्थिति है। तो इन चारों में से इन दोनों में तो पोलिनेशन है वो पॉसिबल है, यानी कि जो लॉन्ग स्टाइल है और मिड स्टाइल है, लंबी वर्तिका और मध्यम वर्तिका है, इसमें तो पोलिनेशन हो सकता है, क्योंकि इसमें देखो क्रॉस पोलिनेशन अगर इस पुष्प का नहीं हो रहा तो किसी दूसरे पुष्प से परागकण आकर के यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है, पोलिनेशन हो सकता है। और इसमें तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं आती, क्योंकि जो पुंकेसर और स्त्रीकेसर है वो दो समान ऊंचाई पे है ना। समस्या आती है इन दोनों में। इसमें देखो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक पुंकेसर अगर पहुंचेंगे तो बीच में ही नष्ट हो जाते हैं, और इसमें तो वर्तिका होती नहीं है, आभासी वर्तिका होती है, पोलन ट्यूब भी नहीं होती, तो इसमें किसी प्रकार का पोलिनेशन नहीं होता है, ठीक है। तो अब देखो इनमें ये समस्या अगर अपन फ्रूट वाले पौधों की बात करें, है ना, देखो सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा था, जो आपके ब्रिंजल है वो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर अपन फ्रूट वाले पौधों की बात करें तो फ्रूट वाले पौधों में इसके एग्जाम्पल है चीकू,
लीची और अनार, इनमें ये स्थिति देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब इस स्थिति को अगर अपन कंट्रोल करेंगे तो किस प्रकार से कर सकते हैं? एक तो इसमें अपन क्या करेंगे, जो हार्मोन्स है उनका छिड़काव कर सकते हैं, जैसे 2,4-D है, NAA है, 2,4-D है, NAA है, इनका छिड़काव करके अपन क्या कर सकते हैं, जो वर्तिका है उसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, है ना। तो वर्तिका की, जैसे इसमें वर्तिका की हाइट बढ़ जाएगी तो इसमें किसी प्रकार के पोलिनेशन की दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, अगर इस प्रकार की स्थिति है तो इसमें पोलिनाइजर्स लगा देंगे अपना, यानी कि जो पोलिनेशन में सहायक कीट है उनको पालेंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो पोलिनेशन में सहायक कीटों को पाल करके भी इस स्थिति से अपन बच सकते हैं। ठीक है, तो अपने लैंगिक कारक में दूसरा कारक कौन सा हो गया? विषमवर्तिका तो या हेटेरोस्टिलिटी। ठीक है, एक नंबर कारक आपका था जो लैंगिक कारक में जो अपूर्ण फूल है उनके बनने की स्थिति। दूसरी स्थिति आपकी आ गई विषमवर्तिका तो यानी कि हेटेरोस्टिलिटी। और तीसरा, अगर अपन कारण की बात करें तो तीसरा इसका कारण है डाइकोगेमी। डाइकोगेमी को हिंदी में बोलते हैं बिन काल परिपक्वता। बिन काल परिपक्वता यानी कि बिन काल परिपक्वता क्या होता है? नर और मादा बाग होते हैं पुष्प में, उनमें पकने की मैच्योरिटी की स्टेज है वो अलग अलग हो जाती है। यानी कि कुछ पौधे ऐसे, कुछ फूल ऐसे होते हैं जिसमें नर बाग पहले पक जाता है, कुछ फूल ऐसे होते हैं जिसमें मादा बाग पहले पक जाता है। दोनों ही स्थिति में बाग में आफलन की समस्या हो जाती है। कैसे? जैसे अगर नर बाग पहले पक गया और जब तक मादा बाग पकेगा तब तक क्या होगा, नर में जो परागकण है वो कहीं तितर बितर हो जाएंगे। या फिर मादा बाग पहले पक गया और जब तक नर बाग पकेगा तब तक मादा बाग है वो निष्क्रिय हो जाएगा। तो इस स्थिति में क्या होता है, जो बाग में अपलन की समस्या हो सकती है। ठीक है, अब देखो जो डाइकोगेमी है इसको बोला जाता है बिन काल परिपक्वता। अगर समान काल में परिपक्व हो रही है उसको क्या बोलेंगे? होमोगेमी। यानी कि दोनों में सही समय पर पुष्प एक साथ दोनों में पक रहे हैं, जैसे नर और मादा बाग दोनों में एक साथ पकेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? होमोगेमी बोलेंगे। ठीक है, और इसके अगर आधार पर अपन बात करें तो दो प्रकार की स्थिति होती है। एक तो होती है प्रोटोगाइनी और दूसरा होता है प्रोटोएंड्री। प्रोटोगाइनी क्या होता है? यानी कि आपको देखिए ऐसी स्थिति जिसमें मादा बाग है वो पहले पक जाता है, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? प्रोटोगाइनी। और फूल में नर बाग का पहले पकना क्या कहलाता है? प्रोटोएंड्री। अब ये जो स्थिति है प्रोटोगाइनी की, ये स्थिति किसमें देखने को मिलती है? चिक्कू इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। इसके अलावा अनार है, लीची है, इनमें भी देखने को मिल जाती है। लेकिन सबसे जो बढ़िया एग्जाम्पल है वो चिक्कू है, इसको याद कर लेना। दूसरा जो प्रोटोएंड्री यानी कि नर पुष्प है वो पहले किस में पकते हैं, इसका जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वो है सीताफल। ठीक है, सीताफल। इसके अलावा अखरोट भी हो सकता है, ज्यादा इतना नहीं है अखरोट में, लेकिन सीताफल का है इसमें एग्जाम्पल सबसे बढ़िया है। सीताफल और चीकू दोनों अच्छी तरह से याद कर लेना। ठीक है, तो तीसरा अपने कारण हो गया डाइकोगेमी यानी कि बिन काल परिपक्वता। और चौथा अगर एग्जाम्पल की इसमें बात करें तो चौथा है पोलन इम्पोर्टेंस। पोलन इम्पोर्टेंस यानी कि जो पोलन होते हैं यानी कि पराग होते हैं वो नपुंसक होते हैं ना, पराग नपुंसकता इसको बोल सकते हो हिंदी में, पराग नपुंसकता। ठीक है, यानी कि जो परागकण होते हैं वो नपुंसक हो गए तो ये स्थिति ज्यादातर देखो नपुंसक हो गए तो किसी प्रकार का पोलिनेशन नहीं हो सकता। वहां पर अपन क्या कर सकते हैं? क्रॉस पोलिनेशन करवा करके उत्पादन ले सकते हैं। और ये जो स्थिति है वो ज्यादातर किस्म देखने को मिलती है, अंगूर की कुछ किस्मों में मिलती है। ठीक है,
अंगूर की कुछ किस्मों में मिलती है। इन दोनों का ही कंट्रोल अपन किस प्रकार से कर सकते हैं, जो समाधान है वो किस प्रकार से कर सकते हैं। एक तो पोलिनाइजर्स लगाएंगे, दूसरा अगर इसमें पकने का समय अलग अलग हो रहा है तो इसमें अपन 2,4-D या फिर अन्य का छिड़काव कर देंगे, जिससे क्या होगा, पकने का समय वो सही रहेगा। ठीक है, अब देखो अपने लैंगिक कारक है, इनमें 4 प्रकार थे, चारों कंप्लीट किए। इसके बाद में दूसरा इसमें जो कारक आता है वो कारक है लैंगिक कारक के बाद में दूसरा कारक अपने पढ़ा था आनुवंशिक कारक। आनुवंशिक कारक क्या होता है, यानी कि ऐसे फैक्टर जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलते रहते हैं। ठीक है, और इसमें आनुवंशिक कारक है, उनमें अपन किसी प्रकार से कोई समस्या आ जाती है उसमें अपन समाधान नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि ये तो जेनेटिकली प्रॉब्लम आती है, इसमें अपना कोई रोल नहीं होता। ठीक है, आनुवंशिक कारक में अगर अपन बात करें तो सबसे पहला आता है असंगतता। असंगतता या फिर इसको बोलते हैं इनकम्पेटिबिलिटी। असंगतता क्या या फिर इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है, यानी कि ऐसी स्थिति जिसमें नर और मादा दोनों भाग उपस्थित होने के बाद में भी आपस में निषेचन नहीं कर पाते। यानी कि देखो ये भाग हो गया, नर भाग हो गया, है ना, इसमें ये मादा भाग हो गया, ये दोनों एक ही पुष्प में प्रेजेंट होने के बाद में क्या होता है, फिर भी ये दोनों आपस में निषेचन नहीं कर पाते। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, निषेचन जो होता है वो किसी दूसरे पुष्प में, जैसे ये सेम किस्म है ना, यहाँ से कोई नर भाग है वो यहाँ पर मादा को निषेचित करेगा और ये नर वाला इसको निषेचित कर सकता है, लेकिन एक ही पुष्प में ये दोनों आपस में निषेचित नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, असंगतता कहलाता है। और ऐसी स्थिति सबसे ज्यादा इसका अगर बेस्ट एग्जाम्पल है तो वो किसमें देखने को मिलता है, सेब है, नाशपाती है और इसके अलावा आड़ू है। ठीक है, इनमें ये असंगतता की स्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, तो असंगतता क्या होती है, यानी कि ऐसी स्थिति जिसमें नर और मादा दोनों पुष्प उपस्थित होने के बाद में भी, फर्टाइल होने के बाद में भी आपस में निषेचित नहीं कर पाते। तो इसमें अपन क्या करेंगे, इनमें अगर ये जहां पर ये समस्या आ रही है तो वहां पर जैसे सेब की कोई 2 किस्म लगा देंगे, है ना, 2 किस्मों का अनुपात है वो अपन रखेंगे 2:1। ठीक है, यानी कि एक किस्म में आपस में फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा था, है ना, तो अपन क्या करेंगे, जो भी अपने को किस्में लेनी है 2 किस्म लगा देंगे ताकि उन दोनों में आपस में फर्टिलाइजेशन हो जाए। ठीक है, दूसरी जो इसमें स्थिति आती है, जो आपके आनुवंशिक कारक है, आनुवंशिक कारक में दूसरी स्थिति आती है मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी या फिर इसको बोलते हैं नरबंधेता। यानी कि ऐसे पुष्प जिसमें नर भाग होता है, यानी कि जो नर होता है वो बंदे होते हैं, बंदे का मतलब नपुंसक होते हैं, उसमें फर्टाइल करने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, तो नरबंधेता की स्थिति है वो किसमें पाई जाती है, सेब और इसके अलावा आड़ू की कुछ, सेब की कुछ किस्में और आड़ू में ये स्थिति देखने को मिलती है। इसमें भी अपन थोड़ा बहुत देखो जेनेटिकली प्रॉब्लम है तो ज्यादा इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर भी जो नर बंदे हैं उनके स्थान पर अगर अपन दूसरी किस्म लगाएंगे, दोनों किस्म को साथ में मिक्स करके लगाएंगे तो कुछ अपने फर्टिलाइजेशन होने की संभावना होती है। ठीक है, तीसरी जो इसमें स्थिति आती है वो है संकरीकरण। संकरीकरण क्या होता है, यानी कि जब दोनों में नर और मादा दोनों में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जब क्रोमोसोम नंबर बढ़ते हैं तो क्रोमोसोम में गड़बड़ हो जाती है, गुणसूत्रों की संख्या में ऊपर नीचे हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है, तो उस स्थिति में उसमें जो फल है वो नहीं बन पाता। ठीक है, और जो फल नहीं बनेगा तो इसमें अपलन की समस्या आ जाती है। ठीक है, इसको हाइब्रिडिटी भी बोल सकते हो, हाइब्रिडिटी। ठीक है, ये स्थिति आपके 3 प्रकार से आनुवंशिक कारक में ये 3 आपके प्रकार हो गए, या तो आपके असंगतता हो सकती है, या मेल स्टेरिलिटी हो सकती है, या हाइब्रिडिटी हो सकती है। इन तीनों को ही स्थितियों में बाग में अपलन की समस्या आ सकती है। इसके अलावा आपने जो तीसरा इसमें टाइप था वो था कायिक विकार, दैहिक विकार,
दैहिक कारक या फिर इसको कायिक के कारक भी बोल सकते हैं, कायिक के कारक या फिर इसको फिजियोलॉजिकल फैक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो दैहिक विकार या कायिक विकार क्या होता है, पौधे में वानस्पतिक जो भाग होता है उस वानस्पतिक भाग का प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं होने के बाद में अगर जैसे अगर अपन बात करें कि पौधे में नाइट्रोजन की मात्रा आपने ज्यादा दे दी है ना, तो जहाँ नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होगी तो क्या होगा, पौधे की वानस्पतिक वृद्धि ज्यादा हो जाएगी, वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी तो फ्लोरिंग लेट होगी, फ्लोरिंग लेट होगी तो फिर उसमें जो फूल से फल बनने की क्षमता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो वानस्पतिक इसमें दैहिक कारकों की बात करें तो पिछला जो अपने वीडियो बनाया था ट्रेनिंग और प्रूनिंग, उसमें अपने जो सीएन रेशियो है, इसमें मेनली सीएन रेशियो है। ठीक है, सीएन अनुपात है, तो सीएन अनुपात का आपने डिटेल से डिस्कस किया था अच्छी तरह से, पूरा कंप्लीट इसमें कौन कौन सी स्थिति आती है वो सारी की सारी बताई हुई है, वहां से देख लेना। देखो हॉर्टिकल्चर के जितने भी वीडियो है वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं ना, एक दूसरे से अगर आप कंप्लीट वीडियो नहीं देखोगे, सारे सीरियल वाइज सीक्वेंस वाइज नहीं देखोगे तो थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। ये जो इसीलिए देखो अगर एक एक टॉपिक के ऊपर डेली डिस्कस करेंगे तो एक दो ही ऐसे टॉपिक होंगे जिसके ऊपर अपने डिस्कस कर पाएंगे, है ना। जैसे सीएन रेशियो यहाँ भी आ गया और ट्रेनिंग ट्रूनिंग में भी था, इससे पहले भी अपने इसका जिक्र किया था और आगे भी जब करो पढ़ेंगे उस टाइम ये फिर आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भैया आप लोग जो भी कंटिन्यू वीडियो आ रहे हैं उनको कंटिन्यू देखो, क्योंकि दोबारा बार बार इनको डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं होता है ना। तो आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।